हेलो। तो ये जो हम लोग अभी ऑसिलेशंस के बारे में पढ़ने वाले हैं, इस ऑसिलेशन के बारे में जो फोर्स्ड ऑसिलेशन है, इसका एक प्रिलिमिनरी आइडिया हम लोगों ने लिया था इन द लास्ट लेक्चर। और इसमें हम लोग पहला जो डिस्कशन कर रहे थे दैट वाज द अनडैम्प्ड ऑसिलेशन। उसके पहले हम लोगों ने मैकेनिकल इम्पीडेंस के बारे में डिस्कशन किया था, उसको आगे और देखेंगे। और ये ऑसिलेशन जो है फोर्स्ड है, मैंने यहाँ पे फोर्स्ड ऑसिलेशन का मतलब है यू हैव ए ड्राइविंग फोर्स दैट इज कॉजिंग द ऑसिलेशंस। ये ऑसिलेशन जो है एक ड्राइविंग फोर्स के द्वारा हो रहे हैं। एक फोर्स है जो एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा से जो है, इट इज ऑल्सो ए पीरियोडिक फोर्स, कोसाइन फॉर्म में है। ये एक्ट कर रहा है तुम्हारे सिस्टम के ऊपर एंड इट इज क्रिएटिंग इट्स इफेक्ट्स। तो इसमें दो सिचुएशंस हम लोगों ने पढ़े थे, ट्रांजिएंट और स्टेडी स्टेट। इनिशियल स्टेज में दोनों जो मोशन है, मोशन ड्यू टू द फोर्स, पीरियोडिक फोर्स एक्सटर्नली जो आ रहा है, और जो ड्राइविंग फोर्स है, ड्राइविंग मोशन और जो नेचुरल मोशन है, वो दोनों प्रोमिनेंट है, इसको हम लोग ट्रांजिएंट बोलते हैं। दूसरा सिचुएशन आता है स्टेडी स्टेट का, जहां पर जो ऑसिलेशंस हो रहे हैं वो ड्राइविंग फोर्स की फ्रीक्वेंसी से हो रहे हैं। जो नॉर्मल जो फ्रीक्वेंसी है, नेचुरल फ्रीक्वेंसी रूट अंडर k/m, दैट इज नॉट प्रोमिनेंट, दैट इज द स्टेडी स्टेट। वो जो है स्टेडी स्टेट में चला गया। हम लोगों ने इक्वेशन ऑफ मोशन लिखा, इक्वेशन ऑफ मोशन लिखा, और इसको इसके जो है सॉल्यूशंस को फिजिकली हमने समझना है। तो इसमें एक सिचुएशन हमने देखा था जब ड्राइविंग फोर्स का फ्रीक्वेंसी जो है बहुत ज्यादा है। एक सिचुएशन ये है कि उसका फ्रीक्वेंसी बहुत कम है। तो ड्राइविंग फोर्स की फ्रीक्वेंसी अगर बहुत कम है तो मोशन जो है वो कंट्रोल्ड होता है किसके द्वारा? इट इज द स्टिफनेस ऑफ द स्प्रिंग। क्योंकि हम लोग शुरू के ऑसिलेशन के लेक्चर को याद करें तो वहां पे हम लोग देखते हैं कि जो स्टिफनेस ऑफ द स्प्रिंग है, या जो स्प्रिंग कांस्टेंट है, दैट इज द रिस्टोरिंग फोर्स। और यही पार्टिकल को अपने नेचुरल पोजीशन पे लाना चाहता है, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे लाना चाहता है, जिसकी वजह से ऑसिलेशंस होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे सॉल्यूशन ऑफ द डैम्प्ड, सॉरी, solution of the undamped driven harmonic oscillator, driven harmonic oscillator। तो अनडैम्प्ड ड्राइवन हार्मोनिक ऑसिलेटर का मतलब है यहाँ पे डैम्पिंग को हमने नेग्लेक्ट किया है, डैम्पिंग अभी नहीं है। वी हैव ए ड्राइविंग फोर्स, और जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी है, नेचुरल जो फैक्टर है ऑसिलेशन का, वो। तो इसमें अब दूसरा केस देख लेते हैं इन द नेक्स्ट सिचुएशन। और ये बहुत इंटरेस्टिंग सिचुएशन है। इसके आगे जो कुछ भी आएगा ये परहैप्स तुम लोग पहली बार पढ़ रहे हो। इन द नेक्स्ट सिचुएशन, व्हेन द ड्राइविंग फोर्स has much larger frequency than the natural frequency। ये नेचुरल फ्रीक्वेंसी से है, जो है काफी ज्यादा इसका फ्रीक्वेंसी होता है। उस सिचुएशन में क्या होता है, अब ध्यान दो। यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स एक्ट कर रहा है। वो एक्सटर्नल फोर्स जो है इसके ऊपर, इसको ड्राइव कर रहा है। ठीक है, तो एक सिचुएशन हम लोगों ने देखा जब ड्राइविंग फोर्स की फ्रीक्वेंसी जो है वो कम होती। अब हम लोग दूसरा सिचुएशन देखना जा रहे हैं जहां पर ड्राइविंग फोर्स की फ्रीक्वेंसी नेचुरल फ्रीक्वेंसी से काफी ज्यादा है। माने ड्राइविंग फोर्स जो फैक्टर है, अगर ड्राइविंग फोर्स बहुत ज्यादा है, देन व्हाट हैपेंस? ड्राइविंग फोर्स का काम क्या है? ड्राइविंग फोर्स जो है ये ऑसिलेशंस को करा रहा है, ये ऑसिलेशंस को ड्राइव कर रहा है अपनी फ्रीक्वेंसी से। ठीक है, अब यहाँ पे बात ये आता है कि दोनों में तालमेल बैठता है कि नहीं। ठीक है, मच फ्रीक्वेंट लार्जर और
the driving force which is the force, इसको सिंपल लैंग्वेज में तुमको फिर से बता दे, that is driving the frequency, driving the oscillations, driving मतलब चलाना, ये चला रहा है oscillations को, ये बंद नहीं होने दे रहा, is much larger than the natural frequency, अगर ये नेचुरल फ्रीक्वेंसी से बहुत ज्यादा है, इन दैट केस अब ये फोर्स जो है ये कहाँ एक्ट कर रहा है, किस पर एक्ट कर रहा है, ये उस ऑसिलेटिंग बॉडी पे एक्ट कर रहा है। अगर तुम्हारा स्प्रिंग मास सिस्टम है, स्प्रिंग मास पे एक्ट कर रहा है, अगर पेंडुलम है तो उसके बॉब पे एक्ट कर रहा है, ठीक है, नेचुरल फ्रीक्वेंसी। देन द सिचुएशन इज सच दैट द oscillation or that the factor that is dominating is the mass और inertia factor। इससे पहले क्या था, स्प्रिंग फैक्टर या रिस्टोरिंग फोर्स था जो डोमिनेट कर रहा था, हम लोग पढ़ चुके हैं इसके बारे में डिटेल्स में। लेकिन यहाँ पे जब इस तरह का सिचुएशन आ रहा है, देन द डोमिनेटिंग फैक्टर इज डिफरेंट। यहाँ पे डोमिनेटिंग फैक्टर जो है, दैट डोमिनेटिंग फैक्टर इज द मास फैक्टर और इनर्शिया फैक्टर, ये जो है ये डोमिनेट कर रहा है एंड नॉट द स्प्रिंग फैक्टर। तो यहाँ पे जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा m d2x/dt², एक मिनट, हाँ, दैट इज कंट्रोलिंग द मोशन, तो ये m d2x/dt² इज द टर्म व्हिच इज कंट्रोलिंग द मोशन, ये मोशन को जो है कंट्रोल कर रहा है या ये डोमिनेट कर रहा है, ठीक है, दिस इज द सिचुएशन। इससे पहले kx जो है वो डोमिनेट कर रहा था, ये थोड़ा ये d2x/dt² है, ये तुम लोग समझ रहे हो क्योंकि हमने सुपरस्क्रिप्ट नहीं दिया है, पहले समझ लेते हैं, हम फॉर्मेटिंग बाद में कर देंगे। तो ये जो है दिस फैक्टर, अब इस पर फोर्स ज्यादा लग रहा है, तुम बेसिक कंसेप्ट न्यूटोनियन मैकेनिक्स से जानते हो कि अगर फोर्स ज्यादा लगे तो एक्सेलरेशन भी ज्यादा होगा, ठीक है। अब हमारा जो ड्राइविंग फोर्स है इट इज मच लार्जर, so there is large acceleration associated with large frequencies। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग सिचुएशन ये आता है कि दैट वी कैन एक्सपेक्ट कि हमारा जो एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन है उसका क्या होगा, उसके बारे में हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब देखो एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन जो है, एम्पलीट्यूड की बात हम कर रहे हैं, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, जहां पे जाके पार्टिकल की सारी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाती है। नाउ व्हाट हैपेंस इन दिस केस, इन दिस सिचुएशन जो ऑसिलेशन हो रहे हैं, बिकॉज इट इज अ सिंपल हार्मोनिक मोशन, अभी भी सिंपल हार्मोनिक ही है। सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन में क्या होता है कि डिस्प्लेसमेंट जो है या एम्पलीट्यूड जो है इट इज ऑपोजिट टू द फोर्स। तो ये जो ऑसिलेशन है, दिस ऑसिलेशन ऑकर्स या दिस ऑसिलेशन इज सच दैट it is opposite in phase with the applied force, the oscillation is such that it is opposite in phase with the applied driving force। अप्लाइड ड्राइविंग फोर्स से जो है ये ऑपोजिट फेज में, ऑपोजिट फेज क्या होता है हम लोग जानते हैं, विद द अप्लाइड ड्राइविंग फोर्स।
ऑपोजिट इन फेज का क्या मतलब है? जब एक मैक्सिमम होगा दूसरा मिनिमम होगा, ठीक है। कि ये क्यों होता क्यों है? बिकॉज इट इज अ सिंपल हार्मोनिक मोशन, और एक्सेलरेशन जो डिस्प्लेसमेंट होता है, तुम पहले वाले इक्वेशंस याद करो, पहले वाले इक्वेशंस याद करो जो सिंपल हार्मोनिक मोशन के बेसिक इक्वेशन होते हैं, वहां पे एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट जो है दे आर ऑपोजिट इन फेज। अगर हम डिस्प्लेसमेंट को x बराबर x नॉट साइन ओमेगा टी लेते हैं, उसका हम जब एक्सेलरेशन निकालेंगे तो वो जो है किस फॉर्म में आएगा? वो नेगेटिव साइन के साथ आएगा। एज in the SHM, the acceleration and the displacement are 180 degree out of phase, 180 डिग्री आउट ऑफ फेज होते हैं, ठीक है। So this is the first interesting situation that arises. अब बात ये है कि यहाँ पे हम लोग एम्पलीट्यूड की जो बात कर रहे हैं, ये इसका वेरिएशन अभी हमको नहीं मालूम, इसका वेरिएशन हमें नहीं मालूम है अभी तक। तो एम्पलीट्यूड के लिए हम लोग क्या करते हैं? एम्पलीट्यूड अगर हमको देखना है, अगर हमको एम्पलीट्यूड को समझना है, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं? हम लोग एक सोल्यूशन लेके चलते हैं, एक सोल्यूशन हम लोग एज्यूम करते हैं। एज्यूम करने का मतलब ये नहीं कि कुछ भी एज्यूम कर ले, it must be consistent with the physical conditions. To understand about the amplitude of the oscillation, we have to take a ट्रायल सोल्यूशन। हम मैथमेटिक्स की भाषा में बात करें, हम लोग को जो है एक ट्रायल सोल्यूशन लेना होता है। एंड सपोज दिस इज आवर ट्रायल सोल्यूशन, ये जो है हमारा ट्रायल सोल्यूशन है। अब ये ट्रायल सोल्यूशन कहाँ तक काम करेगा? ट्रायल सोल्यूशन का मतलब हमेशा मैथ की किताब में जो दिया रहता है, फटाफट जो है लगा लिए बाउंड्री कंडीशन, इनिशियल कंडीशन, ऐसा नहीं है। दिस सोल्यूशन कैन बी रिजेक्टेड ऑल्सो, क्योंकि यहाँ पे हमको फिजिकल कंडीशंस को समझना है, ठीक है। तो यहाँ पे फिजिकल कंडीशन समझने का मतलब ये है कि हमने तो यहाँ पे एक सोल्यूशन मान लिया, x बराबर c cos ओमेगा टी। c जो है एक कांस्टेंट है, जैसे a cos ओमेगा टी है, इट हैज द डायमेंशन ऑफ लेंथ। ये c जो है ये हमको एम्पलीट्यूड के बारे में बताएगा कि इस सिचुएशन में एम्पलीट्यूड किस प्रकार का होगा। ओमेगा जो है फ्रीक्वेंसी है ड्राइविंग फोर्स की। तो यहाँ पे सबसे पहली चीज, हमने जो ये डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन माना है, या सोल्यूशन जो हमने एज्यूम किया है, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी जो है ओमेगा इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ, चलो ये बड़े हाथ का हो गया, कोई बात नहीं, फ्रीक्वेंसी ऑफ द ड्राइविंग फोर्स, ये जो है ड्राइविंग फोर्स का फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। सी will determine the behavior of the amplitude। ये डिस्प्लेसमेंट की तरह है, इसका डायमेंशन लेंथ का है। तो ये हमको देखना है कि एम्पलीट्यूड की तरह बिहेव, ये एम्पलीट्यूड के सिमिलर एक क्वांटिटी है, हाउ दिस क्वांटिटी विल बिहेव, दिस इज द पॉइंट दैट वी हैव टू स्टडी, ठीक है। और ये जो नेचुरल ऑसिलेशंस हो रहे हैं, ये जो ऑसिलेशंस हो रहे हैं, तो ये ड्राइविंग फोर्स के तरह हो रहे हैं, ड्राइविंग फोर्स की फ्रीक्वेंसी से हो रहे हैं, सेम फेज में है, ड्राइविंग फोर्स कोसाइन है, ये भी कोसाइन है। और यहाँ पे हमने ये एज्यूम कर लिया, जब ड्राइविंग फोर्स की फ्रीक्वेंसी से हो रहा है, we have assumed that the natural frequency has died out। ये किसी भी कारण से हो सकता है, या डैम्पिंग के कारण भी हो सकता है। The solution above is of the same phase as the driving force and solution जो है उसी के फेज का, and we have considered
that the natural oscillations or the natural frequency is not present. ये जो है प्रेजेंट नहीं है, नेचुरल फ्रीक्वेंसी प्रेजेंट नहीं है, अभी किसी भी कारण से हो सकता है, या तो डैम्पिंग फोर्स इतना डोमिनेट कर गया कि नेचुरल फ्रीक्वेंसी नेग्लिजिबल हो गया, या तो जो है तुम्हारा डैम्पिंग हो गया बहुत ज्यादा, ठीक है। अब ये जो assumption है इट इज ए ट्रायल सोल्यूशन, तुम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ते हो, ये ट्रायल सोल्यूशन। अब इसमें ये जो ट्रायल सोल्यूशन है को क्या मतलब है? ट्रायल सोल्यूशन मतलब है हमें एक सोल्यूशन लेके ट्राई कर रहे हैं, क्या ये सही है। अब सही गलत कौन डिसाइड करेगा? सही गलत ये डिसाइड करेगा कि ये जो कांस्टेंट c है whether it is consistent with the equation, जो हम लोगों ने इक्वेशन शुरू में लिया था 4 अभी हमने 4 वेक्टर पढ़ाया था, हमने 4 बोल दिया। जो हमारा ये इक्वेशन था ओरिजिनल जो फोर्स इक्वेशन है, क्या इसके साथ ये कंसिस्टेंट है? ये हमारा जो है इक्वेशन, पहले समझो। मैंने c should be such that this satisfies the force equation for arbitrary values of omega and t। ये सेटिस्फाई करना चाहिए, तभी ये सॉल्यूशन एक्सेप्टेबल है, इसीलिए इसको ट्रायल बोलते हैं। इट इज नॉट ए फाइनल सॉल्यूशन। c should be such that it satisfies the force equation and force equation for arbitrary values of ओमेगा एंड टी, फ्रीक्वेंसी और टाइम के आर्बिट्ररी वैल्यूज के लिए जो है ये फोर्स इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, तभी ये एक्सेप्टेबल है, अदरवाइज नहीं है। एंड टी, सो दिस सॉल्यूशन इज प्रोन माने होता, प्रोन नहीं, तुम लोग नहीं समझ पाओगे। दिस सॉल्यूशन एक सिंपल कर देते हैं, कैन बी रिजेक्टेड इफ इट इज नॉट कंसिस्टेंट विद द फोर्स इक्वेशन। ये अगर फिजिकल सिचुएशन को डिस्क्राइब ना कर पाए, दिस सॉल्यूशन हैज टू बी रिजेक्टेड। ये मतलब होता है ट्रायल सॉल्यूशन। डिफरेंशियल इक्वेशंस का जो डेवलपमेंट है, डिफरेंशियल इक्वेशंस का जो थ्योरी है, फिजिकल सिचुएशंस के लिए ही दिया गया। खैर अब आगे बढ़ते तो इसके बाद क्या हमारा प्रोसीड्योर है? हमारा वही परिचित प्रोसीड्योर है। इसको हम टाइम के साथ जो है 2 बार डिफरेंशिएट करते हैं। 2 बार अगर हम इसको टाइम के साथ डिफरेंशिएट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? हमको जो है एक्सेलरेशन मिलेगा, और उस एक्सेलरेशन को हम फोर्स इक्वेशन में रखते हैं। लेट अस डिफरेंशिएट द इक्वेशन, द सॉल्यूशन, जो सॉल्यूशन हमने ऊपर लिया है, सॉल्यूशन ट्वाइस विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के साथ हम इसको 2 बार डिफरेंशिएट करते हैं। देखते हैं इसका फॉर्म क्या है। तो ये डिफरेंशिएशन बड़ी आसानी से तुम लोग कर सकते हो। यहाँ पे देखो माइनस साइन के साथ आ गया ओमेगा स्क्वायर सी कॉस ओमेगा टी, या d2x अपॉन dt स्क्वायर, हम इसको माइनस ओमेगा स्क्वायर x रख सकते हैं। सो अगेन इट इज शोइंग द डिफरेंशियल इक्वेशन SHM बिहेवियर, सॉरी SHM बिहेवियर को ये दिखा रहा, ठीक है। तो अगर ये d2x अपॉन dt, हमारा पर्पस जो है यहाँ पे क्या है, वी हैव टू फाइंड द कांस्टेंट c इन टर्म्स ऑफ द गिवन क्वांटिटीज, या इन टर्म्स ऑफ द कांस्टेंट्स। कांस्टेंट हमारे क्या है? एफ नॉट कांस्टेंट है, मैग्नीट्यूड ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ द ड्राइविंग फोर्स। मास कांस्टेंट है ओमेगा नॉट, ओमेगा कांस्टेंट, नेचुरल फ्रीक्वेंसी रूट अंडर k बाई m होता है, ओमेगा जो है ड्राइविंग फोर्स की फ्रीक्वेंसी। सो आवर पर्पस इज टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द कांस्टेंट c, ये हमारा पर्पस। और इस पर्पस को हम जो है सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व कर सकते हैं? ये जो हमने d2x अपॉन dt स्क्वायर निकाला, पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ
acceleration in the force equation, we have to find C in terms of the constants. हमको कांस्टेंट्स के फॉर्म में निकालना है। एफ नॉट, मास, के, ओमेगा नॉट, ओमेगा, इन सब के टर्म्स में जो है हमको कैलकुलेट करना है। ओमेगा नॉट ये सबस्क्रिप्ट है, यू कैन अंडरस्टैंड। इसके टर्म्स में हमको निकालना है सी को। तो सी को इसके टर्म्स में कैसे निकाल सकते हैं? यहाँ पे सबसे पहले जो है हम ये जो कुछ भी हमने d2x/dt² निकाला, लेट अस पुट इन द फोर्स इक्वेशन। तो फोर्स इक्वेशन में तुम अगर रखोगे इसको, कुछ इस तरह का फॉर्म मिलेगा। ये तुम खुद भी सॉल्व करके रख करके देख सकते। ये फॉर्म हमको मिला। तो यहां से हम सी की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा? सी की वैल्यू, सी की वैल्यू जो है, ये भी तुम्हारा परिचित फॉर्म है, ये तुम लोगों ने पहले पढ़ा होगा। नहीं भी पढ़ा है तो आश्चर्य की बात है, एसी में पढ़ा होगा। चलो अभी जाने दो उसको। दिस इज द फॉर्म ऑफ सी, ठीक है। तो यहाँ पे न्यूमरेटर में क्या है? एफ नॉट बाई एम है, किसी ये से चेंज नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं चेंज हो सकता। लेकिन डिनोमिनेटर में जो है, वी हैव ए कंपैरिजन, वी हैव ए डिफरेंस। द डिनोमिनेटर contains a difference of the two frequencies। दो फ्रीक्वेंसीज का यहाँ पर डिफरेंस है। कौन कौन से दो फ्रीक्वेंसीज हैं? एक ओमेगा नॉट जो कि तुम्हारा ड्राइविंग नेचुरल फ्रीक्वेंसी है। दूसरा क्या है? दूसरा जो है, इट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द ड्राइविंग फोर्स। द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ओमेगा नॉट and the driving frequency, driving force frequency, rather force frequency, इन दोनों के बीच का एक डिफरेंस। अब सवाल इसमें ये उठता है, ये जो हमने देखा, मैंने ये जो सोल्यूशन हम लोगों ने लिया था x बराबर c cos ओमेगा t, ये c को डिफाइन कर रहा है इस प्रकार से कि इक्वेशन, फोर्स इक्वेशन इज सेटिस्फाइड, ठीक है। तो यहाँ पे जो है, पहले समझो फिर हम लिखेंगे। वी कैन एक्सेप्ट इट कि जो फोर्स इक्वेशन है, इट इज डिस्क्राइब्ड बाय द सॉल्यूशन x इक्वल टू c ओमेगा t। और c जो है ये फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ड्राइविंग फोर्स ड्रिवन ऑसिलेटर का, कि सॉरी, एम्पलीट्यूड जो है इट इज नाउ वैरिंग अकॉर्डिंग टू ओमेगा, फ्रीक्वेंसी के साथ वैरी कर रहा है। जो तुम्हारा, अब तुम्हारा नेचुरल फ्रीक्वेंसी रूट अंडर के बाई एम होता है, तुम के को नहीं चेंज कर रहे हो, मास को नहीं चेंज कर रहे हो। तुम्हारा जो ड्राइविंग फोर्स है उसकी फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है एम्पलीट्यूड। एंड दिस इज द इंटरेस्टिंग फिजिकल सिचुएशन। ये डिनोमिनेटर पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। So we see that C is consistent with the force equation. Force equation से consistent है, and the solution we assume is describing the motion और the oscillation। ये ऑसिलेशन को जो है डिस्क्राइब कर रहा है। अब ये कंसिस्टेंट जो हमने कहा, कंसिस्टेंट का मतलब क्या है? हम लोगों ने पहले ही एक जो है कंपैरिजन देखा कि अगर ड्राइविंग फोर्स का फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे सवाल ये उठ सकता है कि भैया आप अचानक लिख दिए कंसिस्टेंट, क्या मतलब हुआ कंसिस्टेंट?
हम लोगों ने दो सिचुएशन डिस्क्राइब किया कि एक में जो है ड्राइविंग फोर्स की फ्रीक्वेंसी नेचुरल फ्रीक्वेंसी से कम है, एक में ज्यादा है। तो ये जो कम ज्यादा है ये डिफरेंस है। तो हमारा जो एम्पलीट्यूड है ड्राइविंग फोर्स का, दैट मस्ट बी डिसाइडेड, दैट मस्ट बी डिफाइंड बाय दिस डिफरेंस। और यहाँ पे ये डिफरेंस हमें दिख रहा है, इट इज कंसिस्टेंट in the sense that the motion or the speed is decided by the difference of the two frequencies। ये दो फ्रीक्वेंसीज के डिफरेंस पर डिपेंड करता है। तभी तो हम डिफाइन करेंगे कि भाई जब ओमेगा बहुत ज्यादा हो ओमेगा नॉट से तब क्या होगा, जब बहुत कम हो तब क्या होगा। अब ये डिनोमिनेटर जो है, द डिनोमिनेटर कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। जीरो क्या मतलब है इसका हम लोग अभी देखेंगे। तो तीनों सिचुएशन यहाँ पे हो सकते हैं। तो कंसिस्टेंट का मतलब है कि आवर सोल्यूशन इज सच कि यहाँ पे जो पीरियोडिक मोशन या ऑसिलेटरी मोशन हो रहा है, इट्स एम्पलीट्यूड इज डिसाइडेड बाय द डिफरेंस ऑफ ओमेगा एंड ओमेगा नॉट, एंड दिस इज द फैक्टर, दिस इज द फिजिकल सिचुएशन दैट इट इज शोइंग। अब यहाँ पे जो है ये ओमेगा जो ड्राइविंग फोर्स की फ्रीक्वेंसी है ओमेगा नॉट से डिफरेंस है इसका, ठीक है। तो यहाँ पे हमने तुमको बताया तीनों चीजें हो सकती है, जीरो भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, डिफरेंस पॉजिटिव भी हो सकता है। ग्राफिकली हम लोग देखेंगे क्या सिचुएशन है। एक सिचुएशन ये हो सकता है कि ओमेगा बराबर ओमेगा नॉट हो। तुम लोग पटाख से बोल दोगे रेजोनेंस है, हाँ ठीक बात है रेजोनेंस है, लेकिन रेजोनेंस से पहले और उसके बाद में क्या है, ठीक है। तो ये जो रेजोनेंस फिनोमेना है, तुम्हारा क्यूरोसिटी इसी में रहता है, हम जानते हैं। तो रेजोनेंस फिनोमेना जो है इट इज इटसेल्फ रिप्रेजेंटेड बाय द रिजल्ट की जो हमारा मैग्नीट्यूड है सी का, इररेस्पेक्टिव ऑफ द साइन। बेसिकली रेजोनेंस में क्या होता है कि एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन जो है वो एब्रप्टली इंक्रीज कर जाता है व्हेन द टू फ्रीक्वेंसीज आर इक्वल टू ईच अदर। मैथ में कहोगे डिनोमिनेटर जीरो हो गया, इन्फिनिटी हो जाएगा। रेजोनेंस इज ए कंडीशन, क्योंकि तुम लोगों का परिचित है ये टर्म, इसीलिए इसी से शुरू कर रहे हैं। where resonance is a condition where the two frequencies are equal and the amplitude C increases abruptly as the two frequencies are equal to each other। जब दोनों फ्रीक्वेंसीज एक दूसरे के बराबर हो जा रहे हैं तब सी जो है एम्पलीट्यूड जो है एब्रप्टली इंक्रीज कर रहा है। एब्रप्टली माने बहुत तेजी से, ठीक। अब ये जो दोनों सोल्यूशंस है तुम्हारे, एक्स बराबर एक्स का जो हमने सोल्यूशन लिया और सी का जो सोल्यूशन लिया, तो ये जो है ये दोनों जो सोल्यूशंस है दे डिस्क्राइब ऑलमोस्ट परफेक्टली द सोल्यूशन ऑफ दिस सिचुएशन या डायनामिकल सिचुएशन। इसको हम और अच्छे तरीके से और सिंपल तरीके से थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। हमने तो एक सोल्यूशन ले लिया एक्स बराबर सी कॉस ओमेगा टी। ओमेगा फ्रीक्वेंसी है ड्राइविंग फोर्स की, ये भी कोसाइन है वो भी कोसाइन, ठीक है।
और हम देख रहे हैं हमारे पास ये कंडीशन है। अब जरा ग्राफिकल सोल्यूशन की बात कर ले, ग्राफिकली कैसा दिखेगा। ग्राफिकली अगर हम बात करें कि ग्राफिकली हमको ये देखना है कि सी ओमेगा के साथ कैसे वैरी करता है। ठीक है, पहले समझ लो इसको। We have to see how the amplitude of the forced oscillation, which is represented by C, varies with omega frequency. When omega is less than omega naught, when omega is greater than omega naught, when omega is equal to omega naught, then what happens? तो ये जो C का वेरिएशन है विथ ओमेगा, ये तुम लोगों का मैथमेटिक्स का ज्ञान तो अच्छा है, लेकिन फिर भी हम यहाँ पे डायग्राम दे देते हैं। द डायग्रामेटिक सोल्यूशन या डायग्रामेटिक graphical, the graphical representation of C with the frequency omega with the frequency omega is represented as तो यहाँ पे जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है कुछ इस प्रकार का होता है। अब ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो इस प्रकार का है, इसको जरा हम लोग समझ ले, ये क्या है, क्या बता रहा है। खाली ग्राफ खींच देने से तो होता नहीं है, तुम लोग तो ग्राफ भी रट लेते हो। ये क्या होता, क्या है, क्या बता क्या रहा है। यहाँ पे y एक्सिस पे जो है c है एम्पलीट्यूड ऑफ द फोर्स्ड ऑसिलेशन एंड इट इज अ फंक्शन ऑफ ओमेगा। ठीक है, अब ये जो c है ये नेगेटिव कब होगा, व्हेन ओमेगा इज लेस देन ओमेगा 2, ओमेगा नॉट। ओमेगा जब ओमेगा नॉट से कम होगा, नेगेटिव साइन होगा। ये फिजिकली क्या बताता है, ये फिजिकली बताता है कि ओमेगा जो है ओमेगा नॉट से कम है। तो ये तुम्हारा पहला वाला जो कर्व है, दिस इज शोइंग द फर्स्ट सिचुएशन व्हेन ओमेगा इज लेस देन ओमेगा नॉट। ठीक है, ओमेगा बराबर 0 पर जो है तुम्हारा ये इंफिनिटी हो जाएगा। ठीक है, अब अगर हम पॉजिटिव साइड में आए, माने जब ओमेगा ग्रेटर देन ओमेगा नॉट है, तो देखो ये जो है कर्व नीचे की ओर आ रहा है, मैंने नेगेटिव साइड में आ रहा है। ऐसा क्यों? ये हम लोगों ने पहले ही देखा कि व्हेन द ओमेगा इज ग्रेटर देन ओमेगा नॉट, तो ये हमारा मोशन जो है ये ड्राइविंग फोर्स की फ्रीक्वेंसी से हो रहा है। लेकिन वहां पे डोमिनेट कौन सा टर्म कर रहा है, इनर्शिया टर्म कर रहा है। और हमारा और सिंपल हार्मोनिक मोशन है, तो जो हमारा डिस्प्लेसमेंट और जो एक्सेलरेशन होता है उसमें एक फेज डिफरेंस होता है 180 का। ये अगर पॉजिटिव में है, वो अगर उतना ही अमाउंट नेगेटिव में है। दिस इज द मीनिंग ऑफ फेज डिफरेंस बाय 180 डिग्री। द ग्राफ shows the variation of the amplitude of the oscillation as a function of frequency for three conditions. The negative sign of the C when ओमेगा इज ग्रेटर देन ओमेगा नॉट, माने जब ड्राइविंग फोर्स तुम्हारे मोशन को कंट्रोल कर रहा है, व्हेन ओमेगा इज ग्रेटर देन ओमेगा नॉट,
shows that there is a difference of, there is a phase difference of 180 degree, 180 degree with the 180 degree between the acceleration and displacement. यहाँ पे 180 का फेज डिफरेंस है। 180 का फेज डिफरेंस माने समझते हो, एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव। तो दिस इज द वेरी इंटरेस्टिंग सिचुएशन एट द रीजन ओमेगा ग्रेटर देन ओमेगा नॉट। अब अगर इसी क्वांटिटी को हमको थोड़ा सा जनरल तरीके से समझना है इन टर्म्स ऑफ साइनसॉइडल वाइब्रेशन, लेट अस चेंज द इक्वेशन। जो हमने सोल्यूशन x बराबर c cos ओमेगा t लिया था, इस इक्वेशन को थोड़ा सा चेंज कर देते, इंक्लूडिंग ए फेज, देन व्हाट विल हैपन। तब क्या होगा, तब हमारा जो फिजिकल सिचुएशन है वो किस प्रकार का होगा। ठीक है, ये तो हम लोगों ने एक ट्रायल सोल्यूशन लिया, ऑलमोस्ट एक ये जो है इट इज एन आइडियल केस। व्हाट विल बी द सोल्यूशन of the equation and the physical motion when the displacement is given by, अगर डिस्प्लेसमेंट हमारा इस तरह का हुआ तो हमारा इक्वेशन जो है, हमारा सोल्यूशन क्या होगा, मोशन किस प्रकार का होगा। एंड दिस गिव्स राइज टू वेरी इंटरेस्टिंग सिचुएशंस। तो इसको जो है हम लोग इसके नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि व्हाट विल बी द सोल्यूशन व्हेन वी हैव ए डिस्प्लेसमेंट डिस्क्राइब बाय दिस क्वांटिटी। यहाँ पर भी ए जो है ये एम्पलीट्यूड है, अल्फा इज द फेज। फेज क्या है, बार बार याद रखना फेज क्या है। टी बराबर 0 पर जो स्टेट ऑफ मोशन और पोजीशन था उसको डिस्क्राइब कर रहा है फेज। नाउ व्हाट विल बी द एग्जैक्ट सिचुएशन when we have taken this solution? So we will discuss this in the next lecture.